नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बातचीत से सुलझे राम मंदिर का मसला, सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थ नियुक्त करने की पेशकश पक्षकारों ने किया खारिज। ईवीएम हटाने की मायावती की मांग, कहा इसी सत्र में बने कानून। चुनाव सुधार पर राज्यसभा में चर्चा कल। उत्तर प्रदेश के मंत्री में विभाग बंटवारे पर माथापच्ची, दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले मुख्यमंत्री, सबके लिए काम करने का दिया भरोसा। नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी को झटका, सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई जांच रोकने से इनकार, एफआईआर दर्ज करने के लिए 1 महीने का वक्त। कर्ज माफी की मांग पर वित्त मंत्री से मिले तमिलनाडु के किसान, सरकार ने दिया बैंकों से बात करने का भरोसा, विपक्ष का किसानों की अनदेखी का आरोप। और आइए देखते हैं पहली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए अदालत से बाहर आम राय बनाने पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को इस दिशा में काम करना चाहिए। कोर्ट ने मध्यस्थ नियुक्त करने का भी सुझाव रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर का मामला बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि आम राय की कोशिश होनी चाहिए। कोर्ट का कहना था कि यह मामला धर्म और भावनाओं से जुड़ा है, सभी पक्ष एक साथ बैठकर सर्वसम्मत नतीजे का प्रयास करें। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को संबंधित पक्षों से बातचीत करने और 31 मार्च तक जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। जो सवाल उठा, मैंने कहा, मैंने जो मुस्लिम पार्टीज हैं उनके साथ मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि कोर्ट के फैसला के बिना हमारे समुदाय में संदेह हो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि मध्यस्थ भी करना है और वो आपके आदेश पर होनी चाहिए। निर्मोही अखाड़ा मेन पक्षदार है, पार्टी है, वो मुझसे अगर बात करना चाहते हैं मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। रहा विश्व हिंदू परिषद, कोई पार्टी नहीं है, न हिंदू महासभा कोई पार्टी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मध्यस्थ नियुक्त करने का प्रस्ताव भी रखा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सभी पक्षों को मध्यस्थ चुनना चाहिए। अगर सभी पक्ष मुख्य न्यायाधीश की मध्यस्थता पर राजी हैं, तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। पीठ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे न्यायाधीश भी मध्यस्थ बन सकते हैं। बाबरी एक्शन कमेटी अदालत से बाहर समझौते के पक्ष में नहीं है। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद मीडिएट करें, हमें उन पर भरोसा है। वो कोई टीम नॉमिनेट करे सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उन पर ही भरोसा है। वो हियरिंग करें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते हैं, और वो इसके लिए कोई ऑर्डर पास करेंगे तो हम उस पर गौर करेंगे। न्यायालय का लोग सम्मान करते हैं, परंतु अब विचार किससे किया जाए? यानी मुसलमान तो कभी ये नहीं चाहेगा कि वह मंदिर बने। ऐसी स्थिति में विचार करने की क्या उपादेयता है? साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया था। जमीन 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया गया, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बंटनी थी। इसके खिलाफ सभी पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार के साथ राजनीतिक दलों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सभी दल मामले की तेजी से सुनवाई चाहते हैं। अयोध्या के निवासी भी सुप्रीम कोर्ट की राय से सहमत हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो मध्यस्थ को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने को तैयार है। बहुत बड़ा कदम उठ गया और अगर ये हो जाता है तो एक मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक कदम होगा और देश के विकास के लिए, देश में अमन चैन लाने के लिए अपने आप में एक बहुत। सरकार की क्या भूमिका होने वाली है इसमें? सरकार की भूमिका जो भी हमारे जो होगा नेगोशिएशन में, हम उसको एनकरेज कर सकते हैं नेगोशिएशन के लिए, वो पूरी भूमिका सरकार निभाएगी। मुझे लगता है दोनों पक्षों को बैठ करके विवाद के समाधान के लिए एक रास्ता निकालना चाहिए। सरकार से जो सहयोग लोग चाहेंगे, हम लोग उसमें सहयोग करें। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पहल जरूरी थी। भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र आदित्यनाथ, जो कि अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वे किस रास्ते पर जाते हैं, ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें पहल करना चाहिए। सीपीएम और एआईएमआईएम का मानना है कि यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा है।
उस जमीन का मलकियत किसके पास है, वो है कानूनी मसला जिसके बारे में कोर्ट को राय देनी है। तो वो अपना राय दें, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेगी बात। तो हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा यकीन करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं देगा, जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया रूल ऑफ लॉ के ऊपर और एविडेंस के ऊपर। और ये टाइटल का डिस्प्यूट है, कोई पार्टनरशिप का डिस्प्यूट नहीं है। अयोध्या के स्थानीय निवासी भी अदालत की बजाय आम राय को ही सही रास्ता मान रहे हैं। हिंदू परिषद, मुस्लिम परिषद, ये दोनों एक साथ बैठ करके आपस में इसका समझौता कर ले तो बेहतर है। अयोध्या के जो प्रॉपर लोग यहाँ के रहने वाले वो तो यही चाहते हैं कि बैठ के सुलझाया जाए मसला बिना विवाद के। अयोध्या में राम मंदिर का मामला 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सभी पक्षों की मांग है कि मामले की तेजी से सुनवाई हो। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा टीवी के वरिष्ठ सहायक संपादक अरविंद कुमार सिंह मौजूद हैं। अरविंद जी, स्वागत है आपका। अरविंद जी, जब से पूरा मसला आया और उसके बाद अदालत और सरकारों के अधीन आप लगातार उसको देखते रहे, कवर करते रहे हैं, इस बार की जो पहल सुप्रीम कोर्ट की है ये कोई पहली बार नहीं है। कितनी अलग या फिर कितनी कमोबेश उसी तरह की पहल दिखती है? देखिए कविन जी, इस बीच में जो है इसके दो पक्ष रहे हैं। पहला तो ये है कि बाबरी मस्जिद के ध्वंस के पहले और उसके बाद जी ये कोशिशें रही हैं सरकारी स्तर पर भी और गैर सरकारी स्तर पर कि इस मसले का हल किया जाए। और विवाद का जो सबसे बड़ा बिंदु है वो 2.77 एकड़ जमीन है और वो उसके 3 पक्षकार हैं। उसी को लेकर के जो है बेसिकली मूल तो सवाल है जमीन कौन सी है जिसको लेकर के ये दावा दोनों पक्ष कर रहे हैं, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो राय दी है ये निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण राय है, क्योंकि ये एक ताकत, जब सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहता है तो एक ताकत बनती है। अन्यथा इसके पहले जो भी प्रयास चले हैं उनमें सबसे गंभीर प्रयास जो है चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री काल में, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने अपने दस्तावेजों को दे करके पूरे उसके साथ जो है प्रमाणित करने की कोशिश की अपने पक्षों को, और काफी दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ था। उसमें भैरव सिंह शेखावत भी जो बाद में उपराष्ट्रपति रहे और मुलायम सिंह और विश्व हिंदू परिषद और जो संघ के नेता, मुस्लिम संगठनों के नेता काफी शामिल हुए और काफी सीरियस डिबेट वो चला था। अब लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद चंद्रशेखर जी की वार्ता के बाद, बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद जो है जब राष्ट्रपति का संदर्भ भेजा गया सुप्रीम कोर्ट को, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इससे अलग बात कही थी जो है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। उसने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लौटा दिया था और ये कहा था कि ये सरकार का ये कहना गलत है कि संसद इस मसले का समाधान नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फैसला तो कर सकते हैं, उन्होंने कहा हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते इस पर फैसला करते समय कि सरकार हमारे फैसले को ढाल बना करके और दोनों पक्षों पर जबरिया थोपने की कोशिश करे। और तीसरी बात ये कही थी कि अयोध्या एक तूफान है, वो चला जाएगा, लेकिन इसके आड़ में हम अपनी मान मर्यादा और गरिमा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं जो है। तो वो अपने आप में ये भी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। असल बात क्या है कि ये चाहे दोनों संगठन हो और चाहे राजनीतिक दल हो, वो इस मसले को उसमें स्टेटस को ही उनको बनाए रखना जो है ज्यादा सुविधाजनक बात लगती है। इवन चाहे बीजेपी की ही बात क्यों न की जाए जो है। ये तो अभी एक सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई, सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को लेकर के जो है थोड़ी सी तेजी आई है, अन्यथा जो पिछले बार भी सरकारों में खुद विश्व हिंदू परिषद को आंदोलन करना पड़ा है। और अभी जो है अगर आप गौर करेंगे तो न्यायालयीय प्रक्रिया 40 के दशक से 40 के आखिरी दशक के बाद से चली आ रही है जो है। उसके जो मुख्य 2 वादी थे जो है महंत परमहंस रामचंद्र दास परमहंस और हासिम, ये दोनों दिवंगत हो गए और बहुत सारा पानी जो है सरयू में बह गया। तो सवाल यह है कि नीयत क्या है, क्या वाकई जो है इसका निदान जो है सरकार और बाहर बैठे लोग करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके बाद जो रिएक्शन है, दल कह रहे नहीं होना चाहिए तेज सुनवाई, लेकिन जो तीनों पक्ष में कहूं उन पक्षों की अगर राय देखें तो ये मुमकिन दिखता नहीं, क्योंकि 2 पक्ष तो कहते हैं ठीक है बातचीत होनी चाहिए, हमने पहले भी कई बार बातचीत की है, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला। असल में कविन जी वहां 2 बातें हैं। पहली चीज तो है कि जमीन कहाँ अयोध्या में है, उसके स्वामित्व वाले लोग अयोध्या में बैठे हैं और वार्ताएं दिल्ली और लखनऊ में हुई हैं। तो जो ये अब तक जितनी वार्ताएं हुई उनमें स्थानीय लोगों को शामिल करने की कोशिश नहीं हुई है जो आप बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की बात करो तो आप हासिम से वार्ताएं नहीं होती थी, वो वार्ताएं दिल्ली में हो रही, दूसरे लोग बैठे हुए हैं।
तो इसमें जहां की जमीन है वहां के स्थानीय लोगों को, क्योंकि सबसे ज्यादा सफर भी तो उन्होंने किया है, अगर आप देखिएगा तो पिछले अगर 20 सालों को देख लेंगे सबसे ज्यादा अशांत दंगे फसाद उसको लेकर के, यहाँ तक कि गुजरात का गोधरा कांड भी जो अयोध्या से लौट रहे कार सेवक थे वो मारे गए। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर ये समय आ गया है कि जबकि इस मसले का हल किया जाए, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे पक्ष जुड़े हुए हैं, लेकिन करने वाले जो दोनों प्रमुख पक्ष हैं वो कहां तक आगे जाते हैं, क्योंकि अभी तक अभी भी उनका रवैया अड़ियल है। उनका ये कहना है कि वो अदालत की बात मानने के लिए तैयार है। अदालत ने पहले कहा स्टेटस को, और उसी स्टेटस को के दौरान बाबरी मस्जिद गिर गई। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के ये देखना, लेकिन एक बात जरूर हुई है जो अभी ताजा है, क्योंकि अदालत ने इसके पहले इस तरह की टिप्पणी नहीं की है। क्योंकि लोग तो अदालत के पास जाते हैं, अदालत ये नहीं कहता कि भाई आप जाके बाहर समझाना, है ना। अमूमन जो है लोगों ने, तो ये अपने आप में एक यूनिक टर्न है कि ये इस तरह का वक्तव्य जो है या सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके का एक सुझाव, ये असल में क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, अगर जैसा कि जफरयाब जिलानी ने भी ये बात कही कि अगर न्यायाधीश मध्यस्थता करते हैं, न्यायाधीश तो बाहर विजिलेंस लगाते हैं तो अदालत का फैसला ही माना जाता है, तो इसलिए न्यायाधीश के सीधे मध्यस्थता की बात वो कर रहे हैं। अब जो है दोनों पक्षों में, खासतौर पर जो मुस्लिम पक्ष है, जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है जमीन के मामले में खासतौर पर, उसका ये कहना है कि साहब आप जो प्रक्रिया अपनाई जाए बाहर भी, उसमें जुडिशरी इन्वॉल्व हो, यानी कि वो खुद एक तरह से वो उसका एक न्यायिक स्वीकृति हो। तो ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीर स्वरूप तो दे दिया है, और क्योंकि इसके पहले अभी तक नहीं कहा गया था, तो मुझे लगता है कि एक यूनिक चीज हुई है, लेकिन ये जमीन पर कितना उतरती। दूसरी चीज, नई सरकार बनी है, और योगी जी ने जो है अयोध्या में 154 करोड़ रुपए की एक परियोजना भी जो है रामायण पार्क की मंजूर की है। तो उसमें भी आपने देखा होगा किसी ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि आप रामायण पार्क बनाते हैं, आप तुलसीदास जी के नाम पर संग्रहालय बनाते हैं, या कोई भी चीजें बनाते हैं, उससे किसी को ऐतराज नहीं है। लोकल डेवलपमेंट में आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन जो असली है कि जो वो विवादित स्थल है, उसके बारे में जब तक कोई समाधान नहीं निकलता है, मुझे लगता है, तो मुझे लगता है अगर ये जज सुप्रीम कोर्ट के जो है अगर मध्यस्थता के लिए तैयार होते हैं, तो हो सकता है कि एक सकारात्मक बिंदु इसमें आए। चलिए, देखना अहम होगा कि जो सुझाव सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है, लेकिन जो तीनों पक्ष हैं उनमें से एक पक्ष का कहना है कि इसमें न्यायाधीश शामिल हो, तो वो तैयार हैं। बहुत शुक्रिया अरविंद जी इस पूरी बातचीत के लिए। यदि पहले का छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार फिल्म की दूसरी बड़ी खबर। सभी दोषियों के चुनाव लड़ने पर लगे रोक। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का हलफनामा। विधायिका पर भी लागू हो निलंबन कानून। चुनाव सुधार की ओर बढ़ते कदम। देखिए देश देशांतर में आज रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के 3 दिन बाद भी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की। आदित्यनाथ ने दोनों नेताओं से विभागों के बंटवारे पर भी चर्चा की। इसके अलावा वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मिले। गोरखपुर से सांसद आदित्यनाथ ने संसद की कार्यवाही में भी हिस्सा लिया। लोकसभा में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बिना किसी के भेदभाव सभी जाति और समुदाय के लिए काम करेगी। सबका साथ और सबके विकास की तर्ज पर अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की नई सरकार स्थापित करेगी। हम हर जाति, हर वर्ग और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग संकल्पित होकर के कार्य करेंगे। जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। उन्होंने सरकार से कर्ज माफ करने और राहत पैकेज की मांग की। वित्त मंत्री ने आरबीआई और बैंक अधिकारियों से बात कर जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु से आए किसानों का प्रदर्शन 8वें दिन जारी है। इनका आरोप है कि सूखे की मार और कर्ज न चुका पाने के कारण राज्य में पिछले साल करीब 400 किसानों ने आत्महत्या की।
उनकी मांग है कि केंद्र सरकार किसानों का पुराना कर्ज माफ करे और नया कर्ज मुहैया कराया जाए। No funds has been released till now. That is why they are fighting here today. No funds has been released and they are fighting for more than 70 days. After submitting the report, it's been 70 days since the report has been submitted, but there is no funds released till now. प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने कई सांसदों के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने उनको जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। We met Arun Jaitley with the Deputy Speaker Thambi Durai and 15 other MPs. I will take action within 2 days. I will call Reserve Bank officers and the bank officials, discuss. I will take necessary action within 2 days. राज्यसभा में शून्यकाल में जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों के प्रदर्शन का मुद्दा उठा। They are not getting remunerative price and they are agitating. They are demanding their loans must be waived off and they must get MSP, they must get remunerative price. तमिलनाडु का कावेरी डेल्टा समेत कई इलाके सूखे की मार से पीड़ित हैं। किसान कर्ज के बोझ में दबे हैं। इसके चलते राज्य में कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। बीएसपी प्रमुख मायावती का कहना है कि भारत में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। राज्यसभा में ये मुद्दा उठाते हुए उन्होंने बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ कर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जीत हासिल करने के आरोप लगाए। मायावती का कहना है कि विपक्ष में रहने पर खुद बीजेपी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए थे। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है। शीर्ष अदालत ने 24 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने राज्यसभा में ईवीएम की विश्वसनीयता का मुद्दा उठाया। उन्होंने नियम 267 के तहत सदन में इस पर चर्चा की मांग की। मायावती ने चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल खत्म करने के लिए इसी सत्र में एक कानून बनाए जाने की मांग की। सभापति जी, मैं कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश आप जरा सुनिए, खंड में जो चुनाव हुआ है आप जरा सुनिए, गड़बड़ी की गई है। मेरे को जरा सुनिए, की हत्या की गई है। मेरे को जरा सुनिए। चाहती है इस सत्र के अंदर मेरे को कानून आना चाहिए। इसी सत्र के अंदर कानून आना चाहिए। प्लीज लिसन टू मी। व्यवस्था वो लागू नो प्लीज, ईवीएम प्लीज लिसन टू मी। हालांकि केंद्र सरकार ने उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया। भारत के चुनाव आयोग की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। उन्होंने बार बार आश्वस्त किया है कि ईवीएम टेक्नोलॉजिकली कंप्लीटली परफेक्ट है। तो आज जब हारे हैं, इतनी बुरी तरह से हारे हैं, वो 7 हो गए हैं, ये 19 हो गई है, वो 45 हो गए हैं। उपसभापति पीजे कुरियन ने जानकारी दी कि बुधवार को सदन में चुनाव सुधारों पर अल्पकालिक चर्चा होनी है, जिसमें इन बिंदुओं को उठाया जा सकता है। Discussion is slated for tomorrow. A discussion on electoral reforms is already slated for tomorrow, and that will take care of all these points. Therefore, no need of a discussion now. उधर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। वकील ML शर्मा ने चुनावों में ईवीएम पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये राइट नहीं बनता आज आकर के कोर्ट में कह के ईवीएम मशीन डिफेक्टिव है, क्यों? ऑलरेडी पोल कंडक्ट कर चुकी हैं। उनको कंप्लेंट पहले करनी चाहिए थी, उन्होंने किसी ने कंप्लेंट नहीं की। और ये हमारी कोई पॉलिटिकल पिटीशन नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है। हमारी डेमोक्रेसी इसी के ऊपर रिलाई करती है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद मायावती के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। मायावती पहले ही इस मुद्दे को अदालत में ले जाने की बात कह चुकी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने बयान जारी कर ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंकाओं को खारिज किया था। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने नकदी में लेनदेन की सीमा को 3 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। मंगलवार को लोकसभा में चर्चा के लिए रखे गए वित्त विधेयक में इसका प्रस्ताव रखा गया। विपक्षी दलों ने आज लोकसभा में सरकार पर वित्त विधेयक के सहारे कई संशोधनों को लाने का आरोप लगाया जो धन विधेयक के दायरे में नहीं आते हैं। लोकसभा में मंगलवार को वित्त विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए रखा गया। वित्त विधेयक में किए गए संशोधनों का वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि सभी संशोधन कर प्रशासन से जुड़े हैं और धन विधेयक की परिभाषा के दायरे में आते हैं। Therefore, if the substantial portion of the bill aims at the imposition, abolition of any tax, then other provisions will be incidental and their inclusion cannot be said to be take away from the category of a money bill.
विपक्षी दलों ने वित्त विधेयक के संशोधनों का विरोध किया। विपक्ष ने मांग की कि वित्त विधेयक के जरिए सरकार 40 मौजूदा कानूनों में संशोधन लेकर आई है, जिन्हें अलग से लाया जाना चाहिए, जो धन विधेयक की परिभाषा के दायरे में नहीं आते। 40 acts to be amended means you have to come with a separate distinct legislation before the house. My point is, madam, it is a backdoor legislation. Let the finance bill consist of only the taxation proposals. Let us pass it without much ado and let us keep the other bills in suspension. बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स के अंदर बदलाव हो रहे, खास तौर पे ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग की जहां तक बात है, हमारा सुझाव है कि सरकार को एक अलग बिल लाना चाहिए था ट्रांसपेरेंसी इलेक्टोरल फंडिंग एक्ट के नाम से। सरकार ने नकदी में लेन देन की सीमा को 2 लाख रुपए कर दिया है। बजट में 3 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई थी। तय सीमा से ज्यादा नकद में लेन देन करने वालों को 100% जुर्माना देना होगा। वित्त विधेयक पर चर्चा बुधवार को भी जारी रहेगी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी मामले में सरकार और आरबीआई को नोटिस जारी किया है। जानकारी मांगी है कि उन लोगों के लिए अलग श्रेणी क्यों नहीं बनाई गई जो चलन से बाहर हो चुके नोट 30 दिसंबर तक जमा नहीं करा सके। कोर्ट ने इस मामले में 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने कहा था कि वैध कारण वाले लोग 31 मार्च 2017 तक पुराने नोट जमा करवा सकते हैं। ऐसे में कानून के तहत शक्तियां होने के बावजूद ऐसे लोगों के लिए श्रेणी क्यों नहीं बनाई गई। आरबीआई ने शर्तों के साथ सिर्फ एनआरआई लोगों के लिए ही 31 मार्च की तारीख तक पुराने नोट बदलवाने की छूट रखी है। एचवीआई एड्स रोकथाम और नियंत्रण विधेयक 2014 आज राज्यसभा से पारित हो गया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि कानून के साथ लोगों को जागरूक करने पर भी सरकार का जोर है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में एचआईवी संक्रमण से 67% और मौतों की संख्या में 54% तक कमी आई है। उन्होंने बताया कि विधेयक में एचआईवी मरीजों के साथ भेदभाव को अब दंडात्मक बनाया गया है, जिसमें अधिकतम 2 साल जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। 11 suggestions have been recommended by the standing committee. 10 suggestions have been accepted. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने विधेयक में मरीज को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देने की बात को आवश्यक बनाने पर जोर दिया। The ideal solution is to remove as far as possible because antiretroviral therapy and diagnostics should be a right of every HIV patient. सीक्रेट कैसे रखेंगे आप? आपने कहा उसको सीक्रेट रखा जाएगा। कौन सीक्रेट रखे? मीडिया तो सबसे पहले छाप देगा। The person who is otherwise qualified is furnished with a copy of the written assessment of a qualified and independent healthcare provider competent to do so. विधेयक के तहत किसी को भी एड्स की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। मरीज के इलाज की गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। केंद्र और राज्यों में एड्स और एचआईवी पीड़ितों को एंटी रेट्रोवायरल उपचार देना होगा। राज्यों को इस तरह के रोगों के पीड़ितों की शिकायत की जांच के लिए लोकपाल नियुक्त करना होगा। बीमा कंपनियां भी अब एड्स पीड़ितों का बीमा करने से इनकार नहीं कर सकेंगी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने नारा स्टिंग ऑपरेशन मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब सीबीआई को 1 महीने के भीतर एफआईआर दर्ज करनी होगी। भारत सिंधु नदी पर बनाए जा रहे इस खबर को हम आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल बात महाराष्ट्र की, जहां पर सरकारी अस्पतालों में लगातार दूसरे दिन रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर रहे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर डॉक्टरों को फटकार लगाई है और सख्त रवैया दिखाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम नहीं करना चाहते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मरीजों को हो रही परेशानियों का हवाला देते हुए रेजिडेंट डॉक्टरों से तत्काल प्रभाव से काम पर लौटने को कहा है। राज्य के 4000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर साथी डॉक्टरों से मारपीट के विरोध में स्ट्राइक पर हैं। भारत सिंधु नदी पर बनाए जा रहे पनबिजली परियोजना के डिजाइन पाकिस्तान के साथ साझा करेगा।
ये दोनों देशों के बीच सिंधु नदी की शर्तों के मुताबिक होगा। हालांकि अभी इस बात पर फैसला नहीं हुआ कि भारत सिंधु नदी पर बना रहे अपने प्रोजेक्ट का क्या करेगा। 10 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे सिंधु जल आयुक्त की ओर से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त मर्जाद बेग ने कहा कि भारत अपने प्रोजेक्ट पर काम रोक देगा। सोमवार और मंगलवार को इस्लामाबाद में दोनों देशों के संयुक्त सिंधु नदी आयोग की बैठक हुई थी। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने संसदीय प्रणाली में उच्च सदन को बेहद अहम बताया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में होने वाले संशोधन कानूनों को प्रभावी बनाते हैं। उन्होंने ये बात राज्यसभा के कामकाज पर संकलित पुस्तक कार्यरत राज्यसभा के तीसरे संस्करण के विमोचन पर कही। नए संस्करण में 2006 से 2015 की कार्यवाही के अहम बिंदुओं को शामिल किया गया है। In the past decade has been that the second look in the Rajya Sabha has added to the quality. It has not subtracted. It has added. Because there is another set of people here. तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।